हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग अपने नए गृह विज्ञान के प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं और हम लोग आज प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही साथ अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या क्या है? मूल्य है, कार्य सरलीकरण, निर्णय प्रक्रिया और बजट। और सूची 2 में है आपका पार्कर, फॉलेट का सुझाव, मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग, एंजल का नियम और प्रांग। और नीचे क्या दिया हुआ है? कूट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला है वो मूल्य किसके हैं? तो मूल्य जो हैं वो पार्कर महोदय के हैं, तो ये हमारा पहले पे है, तो यहाँ पर मूल्य इसका क्या हो जाता है? फर्स्ट हो जाता है। फिर उसके बाद बी की तरफ आते हैं। बी में कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण क्या है? तो कार्य सरलीकरण जो है वर्ग सिंप्लीफिकेशन, मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग। मैंने अलग से कार्य सरलीकरण को बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर लें और वहाँ से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्य सरलीकरण। निर्णय प्रक्रिया किसकी है? फॉलेट का सुझाव, तो ऑप्शन नंबर 2। और मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग आपका जो है बजट, ये किसका है? ये एंजल का नियम है, तो ये चौथा है आपका एंजल का नियम, तो 4। तो इस तरह हम देखेंगे 1 3 2 4। तो इस तरह से हमें क्या ये प्राप्त हो गया है? कूट प्राप्त हो गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि कूट में क्या सही है। 1 3 2 4 5 1 3 4। जब भी हम देखें एग्ज़ाम हॉल में तो हम लोग क्या करते हैं? शुरू का आखिरी वाला देखते हैं। तो शुरू का और आखिरी वाला तो देखने के साथ साथ में बीच वाले पर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से ज़्यादा गलती हो जाती है, कन्फ्यूज़न वाली जगह यही होती है। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ है 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो मूल्य किसका है? ये पार्कर महोदय का है। फिर उसके बाद कार्य सरलीकरण जो है ये किसका है? मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग, तो ये तीसरा हो गया। फिर उसके बाद निर्णय प्रक्रिया किसका है? फॉलेट का सुझाव है। और बजट किसका है? एंजल का नियम है। तो एंजल के नियम में बजट में किस चीज़ का प्रावधान नहीं था? उस क्या डिमेरिट थी? इन्होंने किसकी बात नहीं की थी? तो इन्होंने बात नहीं की थी बचत की। किसकी बात नहीं की थी? बचत की इन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, अच्छे प्रसार के सिद्धांत हैं। जो हमारा 7 C's है और स्पष्टता है, 3 विधि प्रक्रिया है, परिचय का उपयोग है। तो यहाँ पर हमारा अच्छे प्रसार के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारा 7 C आ जाता है। तो 7 C मतलब सी वर्ड से स्टार्ट होता है, इसलिए 7 C's हैं। ठीक, इसमें जैसे आपकी है कि स्पष्ट होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए मतलब सही होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, पूरा होना चाहिए और विनम्र आते हैं। तो इस तरह से 7 जो अच्छे प्रसार के जो सिद्धांत हैं, एक्सटेंशन के जो अच्छे सिद्धांत हैं, वो उनमें क्या 7 C's के अंतर्गत वो आते हैं। पहला है स्पष्ट, हिंदी में मैं आपको बता दूं, पहला क्या है? स्पष्ट है। दूसरा है आपका संक्षिप्त है। दूसरा क्या है? संक्षिप्त है। तीसरा है ठोस। चौथा है सही। पांचवा है सुसंगत। उसके बाद पूरा। फिर आता है विनम्र। ठीक, तो ये 7 चीज़ होनी चाहिए, इसीलिए इसको 7 C कहा है। अच्छा, स्पष्टता क्या है? क्लियरिटी जो है, स्पष्ट, वो एक अच्छे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत है। लेकिन अगर 7 C's यहाँ ना दिया होता, सिर्फ स्पष्ट होता, तब ये करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ स्पष्टता दी हुई है, तो जैसे कोई भी संदेश जो कि हम कोई भी संदेश दे रहे हैं तो उसमें जो स्पष्टता है मतलब क्लियरिटी है, वो एक उसका अच्छा गुण होता है। 3 विधि प्रक्रिया मतलब प्रसार में प्रयोग की जाती है अपनी बात, अपने
मतलब माध्यम का प्रयोग करते हैं कि अपनी बातों को आसानी से दूसरे तक पहुंचाना। फिर पर्चे का प्रयोग कब हम करते हैं, कोई भी संदेश हमारा है उसको प्रसारित करने के लिए हम पर्चे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था? पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो जो गृह विज्ञान है वो अपने शुरुआती चरण में क्या कहा जाता था? वह घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था। कभी कभी प्रश्न आता है क्या प्रकृति है इसकी? कला एवं विज्ञान दोनों ही। ठीक है, प्रश्न आ जाता है गृह विज्ञान कला है या विज्ञान, तो क्या कला एवं विज्ञान दोनों ही ऑप्शन जब रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, करेक्ट कर देते हैं। और गृह विज्ञान जो है वे विज्ञान क्यों है? क्योंकि उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो जैसे हम आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन और हर चीज़ तो किसी भी चीज़ की हम प्लानिंग करते हैं उसको पहले से व्यवस्थित करके रखते हैं, इसीलिए उसको विज्ञान की श्रेणी में लाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकता है, मतलब तापमान पर पकता है। कितने में? 127 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस और 105 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है 121 डिग्री सेल्सियस। 121 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? प्रेशर कुकर में खाना बनता है। क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है, उसमें गैस भाप जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, इसीलिए उस पर क्या हो जाता है, एक दबाव, अंदर में एक दबाव बढ़ता जाता है। तो जो पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है उसमें क्या हो जाता है, तो प्रेशर कुकर में पानी किस पे उबलेगा? 122 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो 121 है अगर ऑप्शन में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, कुछ खाद्य पदार्थ का कम उबालने में क्या लाभ है? क्या लाभ होता है? तो खाद्य पदार्थ को कम उबालने से क्या होगा? रंग सुरक्षित रहता है, कुछ एंजाइम को मारकर अपने आप खराब होने से रोकता है, स्वाद बढ़ाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? स्वाद को बढ़ाता है। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे जिसको कि अगर हम कम उबालेंगे तो क्या हो जाते हैं, उनके टेस्ट में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल इसके संपर्क में फियोफाइटिन में बदल जाता है। किसमें? नींबू का रस, सोडा बाइकार्बोनेट और दूध, आंच। तो किसमें किसके संपर्क में आएगा? जब वो ताप के संपर्क में आता है तो किसमें? फियोफाइटिन में बदल जाता है। और हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल क्या है? हरे रंग का पदार्थ है जो कि किसमें पाया जाता है? हमारी हरे पत्तेदार उसमें हरे पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, इन सारी चीज़ों में क्या क्लोरोफिल पाया जाता है। फलों के छिलकों में, इन सारी चीज़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। जो भी चीज़ें हरी हैं, और ये कैसे? सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के कारण होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड भोजन अपना खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। और ये सारी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उससे क्या होता है? उसी के कारण भोजन अपना खाना बनाते हैं। और अगर बात करूं कि इसकी उपस्थिति किसमें किसमें होती है, तो चौलाई में, पुदीना में, मेथी में, पालक में, और आपकी हरी धनिया हो गई, मतलब जो भी चीज़ें ग्रीन है उसमें क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला है, गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। यह कथन किसका है? ग्रास एवं क्रेंडल, R.H. कोर्जिन, राजमल पी देवदास, मार्गरेट आर गुड ईयर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी आपको परिभाषा याद करनी हो या बार बार, तो इसको पहली बात तो जितनी भी डिफिनीशंस आपको मिले अलग से एक कॉपी में इसको नोट डाउन करिए। नोट करने के बाद उसका कीवर्ड पकड़िए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसी तरह से इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, R.H. कोर्जिन है। R.H. कोर्जिन महोदय ने कहा कि गृह व्यवस्था विषय में, जो गृह व्यवस्था मतलब होम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कि इस विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति, जो हमें पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करना है, जैसे कुछ गोल्स होते हैं उनको हम अचीव करने की बात करते हैं। वो लॉन्ग टर्म भी, इंटरमीडिएट भी, या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं। गोल्स अगर लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य कौन कौन से? 3 प्रकार के हैं। कौन से? शॉर्ट टर्म है, आपके इंटरमीडिएट हैं और लॉन्ग टर्म है। इंटरमीडिएट कौन से होते हैं? इन दोनों को पूरा करने के लिए जो बीच में सहायता प्रदान करते हैं, तो वो क्या इंटरमीडिएट गोल्स कराते हैं। तो 3 प्रकार के आपके लक्ष्य भी हो गए। पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है।
जो भी पारिवारिक संसाधन है, साधन भी आपके दो प्रकार के, कौन कौन से, मानवीय साधन और दूसरा अमानवीय साधन। मैंने साधन पर भी वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि गृह व्यवस्था विषय, गृह व्यवस्था की, गृह विज्ञान की बात नहीं, यहाँ पर गृह व्यवस्था की, होम मैनेजमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप इस कीवर्ड को पकड़ेंगे कि गृह व्यवस्था की बात इन्होंने किसने की थी, और उन्होंने पारिवारिक संसाधन की बात की है। ठीक है, पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपको डिफिनेशन याद किया जाएगा, वो उसके निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है, आर.एच. गोर्जिन महोदय की है। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है। पसाया का मतलब जैसे चावल को बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद जो उसमें पानी, ज़्यादा पानी रखते हैं, ठीक है, तो फिर क्या उस पानी को क्या कर दिया हमने, गिरा दिया, तो उसी को कह रहे हैं चावल पसाना। जब पानी को गिरा देते हैं तो उसमें किस चीज़ का नुकसान होता है, किस विटामिन का नुकसान होता है, तो उस कौन से विटामिन का नुकसान होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किसका नुकसान होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी हमारी कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक हमारी हो गई वाटर सॉल्युबल, दूसरी हो गई हमारी फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और सी आते हैं, फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई, के, ठीक, एडेक, ठीक, तो विटामिन बी, सी, तो कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सी आ गई, ये वाटर सॉल्युबल। तो कौन से विटामिन का लॉस हुआ, जो जल में घुलनशील विटामिन है उसमें कौन से, विटामिन बी का लॉस होता है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना निम्न पर केंद्रित होती है, किस पर केंद्रित होनी चाहिए, व्यक्तिगत विकास पर, परस्पर सहयोग पर, तुरंत बदलाव पर, केवल आर्थिक विकास पर। तो जो हमारी सामुदायिक विकास योजनाएं हैं वो किन चीज़ों पर केंद्रित होनी चाहिए, वो हमारे परस्पर सहयोग, मतलब एक दूसरे का सहयोग करने पर केंद्रित होनी चाहिए। जो सामुदायिक विकास प्रक्रिया है, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम अगर मैं कहूँ तो हमारे देश में कब लागू हुआ, सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ठीक, परस्पर सहयोग, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। परस्पर सहयोग पर, तो ये किस पर है, परस्पर सहयोग पर। जो समुदाय का विकास अगर हम करने की बात कर रहे हैं तो बहुत ही ये ऐसी उन्नत प्रक्रिया है जिसमें सामुदायिक विकास संस्था तथा संगठन के माध्यम से होते हैं। किससे, संस्था तथा संगठन के माध्यम से होते हैं, और इसमें सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है, और जिससे कि उपलब्ध जो भी हमारे पास साधन है उनको बढ़ावा दिया जा सके। इसी उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाया गया। आईसीडीएस भारत में कब आया, 1975 में, 1985 में, 1988 में और 1978 में। तो करेक्ट आंसर इज सन 1975 में आईसीडीएस भारत में आया है। आईसीडीएस क्या है, इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और जो भारत में स्कूल पूर्व बालक हैं एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। किसका, इसको मतलब जो स्कूल, प्री स्कूल जो चाइल्ड है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि 1975 में उसका शुरुआत की गई। और देखिए इनके कार्य क्या हैं, कार्य को आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि कार्य से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, सबसे पहली बात तो इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण कहेंगे हम, क्या क्या चीज़ें, टीकाकरण हो गई। सेकेंड थिंग, जो आपके सप्लीमेंट फूड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पूरक आहार, क्या कहते हैं, पूरक आहार। स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की बात नहीं, यहाँ पे क्या है, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। फिर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, और फिर ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आईसीडीएस के प्रोग्राम है। पहला क्या है, इसमें टीकाकरण है, दूसरा है आपका पूरक आहार, फिर उसके बाद स्कूल की अनौपचारिक शिक्षा। ठीक, तो इसमें स्कूल पूर्व है, यहाँ पे पूर्व लगा लें आप, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, फिर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, और सबसे लास्ट में प्रशिक्षण। तो अगर आईसीडीएस के कार्य आते हैं तो आप इस कार्य को नोट डाउन कर सकते हैं। यूनिसेफ कार्य करती है किसके लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, बच्चों एवं औरतों के लिए। तो करेक्ट आंसर इज बच्चों एवं बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, बच्चों के लिए। अच्छा, यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड।
ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, यूनिसेफ की स्थापना की बात अगर हम करते हैं कि ये कैसा संगठन है, सबसे पहली चीज़ इसमें आप नोट डाउन करें, या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या इंटरनेशनल संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक, किसे कब हुई है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। किस समय हुई है? 11 दिसंबर सन 1946 में। कहाँ पे? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ओके, न्यूयॉर्क में। तो इसमें क्या हुआ था कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, और उसमें क्या हो गया था, जो बहुत सारे बच्चे उसमें बेघर हो गए थे, और उन्हीं लोगों के कल्याण के लिए, उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए यूनिसेफ उन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये तो आप देखें तो आपको क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 11 दिसंबर सन 1946, कहाँ? न्यूयॉर्क। ठीक। बैंक के खातों के प्रकार हैं बचत खाता, आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता। इनमें से कोई नहीं। तो बैंक खातों के प्रकार हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। यहाँ पे रहेगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता। तो ये सभी क्या है? बैंक खातों के आपके प्रकार हैं। तो ये उपयुक्त सभी या इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब किसी रेशो को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाता है तब उस रेशे को कहते हैं। तो अर्थविशेष, हाइग्रोस्कोपिक, उभयधर्मी या सहबहुलक। ठीक। तो क्या किसी रेशे को अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के रंगों में रंगा जाता है तो उसको उभयधर्मी कहते हैं। जैसे जल में भी रहे, थल में भी रहे तो उभयचर। उसी तरह से अगर अम्ल में भी रंगा जाए और क्षार में भी रंगा जाए तो फिर उसमें क्या होगा? उस रेशे को उभयधर्मी कहते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है उद्दीपक अनुक्रिया होना चाहिए था, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण, उद्दीपन सामाजिकरण और पुनरावलोकन। तो अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम कौन से हैं? गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो अधिगम जो है वो कैसा शब्द है? एक व्यापक शब्द है। अधिगम जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो भी क्रियाएं करता है वे अपनी परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए करता है। तो कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है? ये गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण। अब आपको याद आ गया होगा। अगला प्रश्न है एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो वो क्या है? रचनात्मक नमूना, सजावटी नमूना, सतही नमूना, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल साफ है ये कौन सा सादी पोशाक बनी हुई है, कॉन्स्ट्रक्ट हुई है, तो इस पर कॉन्स्ट्रक्शनल डिज़ाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या है? रचनात्मक नमूना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में बच्चे होते हैं समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के, विपरीत लिंग और मिलती जुलती उम्र के, समान लिंग और वयस्क, विपरीत लिंग और वयस्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के। मतलब जैसे लड़के हैं तो लड़कों के साथ, लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ। स्कूल जाने की उम्र मतलब 5 साल के बाद की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रांग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक दूसरे समान दूरी पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुपूरक, अनुरूप, चतुष्टक और त्रिक। तो यहाँ पर जो प्रांग का वर्ण चक्र है 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर मतलब त्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है।
उसको क्या कहते हैं, त्रिक कहते हैं। और रंग चक्र के बराबर दूरी पर स्थित 3 रंगों के द्वारा यह रंग योजना बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है, किससे जाना जाता है? प्रसार योजना, कार्यक्रम विस्तार, प्रसार प्रक्रिया या संप्रेषण। तो वो कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रबंधन है यांत्रिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया। तो आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से एकदम याद कर लें कि होम मैनेजमेंट इज़ द मेंटल प्रोसेस। ये क्या है? आपकी मानसिक प्रक्रिया है। और क्योंकि जो हमारा मैनेजमेंट है वो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित साधनों को एकत्र करने की प्रक्रिया है। इसमें जो भी मैनेज करता है काम को, जो मैनेजर है वो क्या मानवीय साधनों को और अमानवीय साधनों को प्रभावशाली ढंग से उपयोग करता है तथा उसको निर्देशित प्रोग्राम को निर्देशित करता है, दूसरों से करवाता है। तो प्रबंध जो है वो सामान्य रूप से निर्णय क्रिया है एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली मानवीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो इसलिए होम मैनेजमेंट क्या है? ये एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक, क्या है? होम मैनेजमेंट इज अ मेंटल प्रोसेस। अगला, इनमें वह कौन है जो गंध रहित प्रशीतक है, जो मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों के मानक उपकरण बन गया है? फ्रेयॉन है, बेंजीन है, नियॉन है और सल्फर है। तो हम सभी जानते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर जो भी हमारे पास प्रशीतन है, मतलब रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? फ्रेयॉन गैस करने के लिए गैस का प्रयोग होता है। और यह मनुष्य के लिए कोई बिल्कुल भी नुकसान करने वाला नहीं है। तो जो फ्रेयॉन है यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत, लार। तो थायराइड गले में तितली के आकार की, लार ग्रंथि मुंह में हो गई। फिर यकृत की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? वो करेक्ट आंसर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगर पूछी जाए, अगर मिश्रित ग्रंथ की बात करें या दूसरी ग्रंथ की बात करें तब अग्नाशय का नाम आता है। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं वह वृद्ध, परिपक्वता, विकास कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं वो क्या कहलाती हैं? परिपक्वता, मैचुरेशन कहलाती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? परिपक्वता कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसमें प्रयोग करना चाहिए दीवारों पर खड़ी लाइनों का, क्षैतिज समानांतराणी लाइनों का, परिणामी रंग का, लंबे पर्दों का। तो अगर ये ऐसी चीज़ें हों तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दीवारों पर लंबी लाइनों का। जो भी कमरे की ऊंचाई भी चाहे आपको बड़ी दिखानी हो, चाहे कोई आप ड्रेस पहने हुए हैं, अगर आप मोटे हैं, पतला दिखना हो, थोड़ा लंबा दिखना हो तो हमेशा खड़ी लाइनों का प्रयोग करते हैं, वर्टिकल लाइंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? रेखांकित चक्र, आदेशक चक्र, विकृत चक्र, वाहक चेक। तो करेक्ट आंसर इज रेखांकित चक्र। जो आपका रेखांकित चेक है वो बैंक खाते में जमा होता है यदि खातेदार को किसी व्यक्ति को रुपया देना हो और वह चाहता है कि वह रुपया उसे नगद देकर उसके खाते में जमा हो तो चेक के बाईं ओर कोने में 2 समानांतर रेखाएं, मतलब जैसे ये है इस तरह से क्या हो जाए, कोने में 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं तो वो क्या होता है? केवल सीधे बैंक में जमा होता है। अगला प्रश्न है, विकास से तात्पर्य क्या है? विकास गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन, विकासात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन मतलब गुणों में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को जब ऐड करेंगे तब क्या? डेवलपमेंट, विकास की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? करेक्ट हो जाता है। और विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम चलती रहती है। तो विकास की ये परिभाषा भी आप जान लें। अगला प्रश्न है,
शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा, सुषुम्ना शीर्ष के द्वारा या मेरु रज्जु के द्वारा? तो अनुमस्तिष्क के द्वारा शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है। जो इसको अनुमस्तिष्क से भी आप जानेंगे इसको, और सेरिब्रम अगर होता तब भी करेक्ट आंसर यही होता। इसी को इंग्लिश में सेरिब्रम भी कहते हैं। और ये कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क के पश्च भाग में सटा हुआ रहता है और तितली की आकृति का होता है। तो सेरिबेलम जो है इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? प्राथमिक, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये आंकड़े हैं जो अनुसंधान कर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जो आंकड़े हैं मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। तो प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जैसे हम खुद गए, खुद सर्वे किया, खुद चीज़ों को ऑब्जर्व किया और हमने अपना एक डेटा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और ये हो गए, ये हमारे क्या हो गए? प्राथमिक आंकड़े हो गए। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़ा क्या है? द्वितीयक आंकड़ा पहले से जैसे हम किसी पे रिकॉर्ड, जहाँ पर कोई चीज़ें रिकॉर्ड है, जैसे एक रिकॉर्ड वाली जगह है, कोई ऑफिस में गए, जैसे आपका दीवानी कचहरी में बहुत पुरानी पुरानी फाइलें होती हैं, तो वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने देखा कि चीज़ें वहाँ पे जो रखी हुई हैं वो द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आती हैं। अगर रिसर्च की बात करें तो पहले से किसी का रिसर्च पेपर वगैरह है तो वहाँ से भी हमें कंटेंट मिल जाता है, तो वो किसके? द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जीवन में किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया तीव्र एवं बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं? तो किस शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या युवा अवस्था में? तो यहाँ पर आपका जो किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। और तो ये कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, 12 से लेकर के 18 वर्ष की तक की आवश्यकता। अब आप प्यूबर्टी मत कर दीजिएगा, 12-13 वो तो आपका अलग देखा जाएगा। वैसे 12 से लेकर के 18 तक की अवस्था कौन सी? किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। और यहाँ जो एडोलसेंस की बात हम करें तो ये कौन सी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? एडोलसेंस जो ये शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ है एडोलस्टर। और एडोलस्टर ये शब्द क्या है? एडोलस्टर है और उसका अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक, परिपक्वता की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न है, वृत्त चित्र के जन्मदाता हैं। वृत्त चित्र के जन्मदाता कौन है? जॉन पियर्सन, सिम्पसन, जॉन डीवी और जॉन मिल्टन। तो वृत्त चित्र के जन्मदाता कौन है? हमारे जॉन पियर्सन महोदय जो हैं वो वृत्त चित्र के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, अध्ययन अक्षमता का कारण हो सकता है? जैविक, आनुवंशिक, पर्यावरणीय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अध्ययन अक्षमता का कारण कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? जैव हो सकता है, जैविक, आनुवंशिक, पर्यावरणीय। जैविक, आनुवंशिक, पर्यावरणीय सब प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए था कि इनमें से सभी। तो यहाँ पे जैव दिया हुआ है तो इसी में से अगर हमें चूज़ करना होगा तो हम ऑप्शन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से लिखा हुआ है इसलिए मैंने ऐसे दिया है। लेकिन अध्ययन अक्षमता का कारण बहुत सारा जैविक भी हो सकता है, आनुवंशिक भी हो सकता है और पर्यावरणीय, तीनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसी में से आपको चूज़ करना है तो यहाँ पर आप जैव ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। भोजन नष्ट होने का कारण है? बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी, उपयुक्त सभी। तो भोजन को नष्ट होने के ये सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शायद प्रिंट नहीं हुआ। एक
सॉरी, ये थोड़ा आगे चला गया, मैं इसको देख नहीं पाई। तो इस तरह से आप प्रश्नों को याद करेंगे और इस तरह से आपको प्रश्न के उत्तर जैसे मैं बता रही हूँ और आप साथ साथ में एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ, तो इससे आपके कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ओके, हाँ। पंजाब की कढ़ाई किया हुआ कपड़ा। तो पंजाब की कढ़ाई चिकनकारी, फुलकारी, कांथा और कसूती। तो पंजाब की कढ़ाई हमारे क्या है, फुलकारी। ठीक, पंजाब की कढ़ाई से कढ़ा हुआ कपड़ा, नाम से ही फुलकारी का मतलब क्या है, फुलकारी में है कि फूलों का काम। और ये जो पंजाबी लोग होते हैं उनका एक परंपरागत कढ़ाई है और पंजाब की फुलकारी देश विदेश में प्रसिद्ध है। आजकल फैशन में भी बहुत ज़्यादा फुलकारी वाले दुपट्टे आ रहे थे। ठीक है, चिकनकारी हम जानते हैं कहाँ का, चिकनकारी हमारी हो गई लखनऊ की। ठीक, फिर उसके बाद आपकी कसूती कहाँ की, कसूती कर्नाटक की। ओके, कांथा और सुजनी ये दोनों कहाँ का, सुजनी तो इस पे दिया नहीं है, सुजनी कहाँ की है, आपकी बिहार की। ठीक, और आपका कांथा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय निर्मित किया, जुंग, फ्रॉयड, एडलर और कैरन हार्नी। तो व्यक्तित्व से प्रश्न जरूर आते हैं और ये आपको कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, एडलर जो महोदय थे उन्होंने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय दिया। और इन्होंने व्यक्तित्व को वातावरण के प्रति किए जाने वाले मौलिक अभियोजन एवं व्यवहार के झुकावों का संगठन इसके अंतर्गत सन्निहित है। और व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है, जिसका आशय क्या है, मुखौटा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई। तो गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब की गई, 1932 में, 1952 में, 1955 में, 1936 में। प्रश्न को जरूर ठीक से पढ़ें। 1952 में अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, G.W. ऑलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शील गुण का सिद्धांत, प्रकार का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और व्यवहारात्मक अधिगम के सिद्धांत। सिद्धांत जिसने पढ़ा होगा, जैसे ही आपने देखा होगा कि G.W. ऑलपोर्ट के द्वारा किसके व्यक्तित्व का सिद्धांत, तो शील गुण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है, ये बिल्कुल आपको टिप पर रटा हुआ होना चाहिए। ये आपको हर एग्जाम में 2 से 4 नंबर तक बहुत आराम से दिला देते हैं। निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है, फल एवं सब्जियां, गेहूं व मोटे अनाज, घी व तेल, अंडे व मांस। तो यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखें, पूछ रहा है मुख्य खाद्य वर्ग। मुख्य खाद्य वर्ग में गेहूं, चावल, यही सारी चीजें आती हैं। तो गेहूं व मोटे अनाज ये मुख्य खाद्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें कि मुख्य मेन पोषक तत्व की, तो उसमें हमारा कौन कौन सा आ जाता है, हमारा प्रोटीन आता है, फैट आता है और क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। तो ये 3 प्रकार के खाने आते हैं और उसमें विटामिन मिनरल की बात नहीं होती है। ठीक है, जो मुख्य हैं, जो आपके हैं न्यूट्रिएंट्स, उसमें ये 3 आते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अगला है, मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है, विद्यालयी अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, गैंग अवस्था और स्लॉपी अवस्था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी स्लॉपी अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की होती है, इसे गैंग या गिरोह की अवस्था भी कहते हैं। इसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था है, जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, उसी को हम गैंग एज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर सी जो है, मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है, उसको कहा है आपका गैंग की अवस्था। इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन है,
जो इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो क्या है आपका, यहाँ पर आप सही टिक लगा लें, डी, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर करेक्ट दिया है। आयोग के द्वारा जो आंसर दिया है मैं आपको वही बताऊंगी। वो कौन सी अवस्था है, स्लोपी अवस्था है। ठीक, तो उत्तर बाल्यावस्था की यहाँ बात हो रही थी, जो कि कब से कब तक की है, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसे ही गैंग या गिरोह की अवस्था भी कहते हैं और इसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन आंसर जो दिया हुआ है वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसलिए मैं उसी के साथ चलूँगी जिसको सही आंसर माना गया है। फिर अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए, लचीली, आरंभिक, सरल, सुसंगत। तो पहली चीज़ तो अनौपचारिक शिक्षा में अगर आपको ध्यान हो तो क्या पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, नहीं। ठीक, पाठ्यक्रम कोई भी ऐसा नहीं है कि सिलेबस किसमें, हमारे औपचारिक शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में सिलेबस की कोई बात नहीं होती। तो कैसी होनी चाहिए, लचीली, आरंभिक, सरल, सुसंगत। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। कैसी होनी चाहिए, विषय वस्तु लचीली होनी चाहिए। तो अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थाओं से परे होती है, मतलब अलग होती है। और ये कैसी होती है, गैर संस्थागत होती है तथा मान्यता रहित शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्या है, सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली, मतलब जो हम सर्विंग करते हैं खाना खाने में, बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत, सजी सजाई और क्या बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल कौन सी शैली होती है, वेटर सर्विस, स्व सर्विस, रूम सर्विस और बैंकेट सर्विस। ठीक, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या है, बहुत ही औपचारिक, बहुत ही फॉर्मल जो होती है वो कौन सी होती है, जो आपकी सेल्फ, इस प्रश्न के उत्तर अलग अलग मैंने अलग अलग जगह पे देखे हुए हैं। कहीं कहीं पर ये कैसे, ये रूम सर्विस भी इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर इसके अनुसार जो ये कह रहा है कि सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी है, तो इसके अनुसार ये जो करेक्ट आंसर माना है वो कह रहे हैं कि सेल्फ सर्विस है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सेल्फ सर्विस है, फिलहाल वो मेरा मत है, इसको आप क्लियर कर लें अपने हिसाब से कि किस तरह की सर्विस सबसे ज़्यादा परिष्कृत होती है। वैसे ऑप्शन नंबर ए जो वेटर सर्विस, ये भी मैंने देखा है कि वेटर सर्विस भी रहता है ऑप्शन में, तो आप इसको क्लियर कर लें। और वैसे जो इसके अनुसार, क्योंकि मैं आंसर अपने मन से नहीं देना चाहती, क्योंकि बाद में क्या होता है बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिया हुआ है। आप अपने अनुसार इसको देख लें। प्लीज़ बताएं पढ़ाया हुआ अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।